हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त जबरदस्त। मैं भी एकदम मस्त और एकदम जबरदस्त। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की साइंस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मोशन। तो चलिए आज हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन क्या है और मोशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो ये रहे आपके सामने। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है, ये देखिए टॉपिक्स टू बी कवर्ड। जो टॉपिक हमें डिस्कस करने, पहला इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन। हम मोशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, समझेंगे मोशन क्या होता है। फिर रेस्ट के बारे में पढ़ना है, रेफरेंस पॉइंट किसे कहा जाता है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, हम इसके बारे में बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसके बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से जिसका नाम है मोशन। तो सवाल आता है कि मोशन किसे कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहां पर ये छोटू चल रहा है भाई। अब ये चल रहा है तो अपनी जगह से आगे की ओर बढ़ रहा है, कहीं पे धीरे चल रहा है, कहीं पर तेज चल रहा है, लेकिन ये चलता जा रहा है तो इसका मतलब इसका चलना ही क्या है, मोशन। ये एक बड़ी आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। इसी तरीके से आप इस कार को और इस स्कूटर को देख सकते हैं। ये कार स्कूटर आगे की ओर बढ़ रही है, इसका मतलब ये कार और स्कूटर भी किसमें, मोशन में। अच्छा, ये तो सिंपल बात थी कि कोई भी चीज अगर चल रही है तो आप बोलते हो कि वो क्या है, मोशन। लेकिन अब आप इसे समझिए कि आप इसे एग्जाम में कैसे लिखेंगे और फिजिक्स की भाषा में इसे कैसे डिफाइन करेंगे। मैं अब आपको वो चीज समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है रिलेटिव टू द सराउंडिंग्स, तो हम ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में। जैसे देखिए, सपोज कर लीजिए आपके सामने यहां पर इस तरीके का कोई भी एक रास्ता है। मान लीजिए ये रहा एक स्ट्रेट रास्ता, एक रोड है। इस रोड के ऊपर मान लो यहां पर एक पेड़ खड़ा है, ये रहा एक ट्री, एक पेड़ इस जगह खड़ा है। मैंने ना इस पेड़ के पास एक कार को देखा और जब मैंने इस कार को देखा तब मेरी घड़ी में जो टाइम हो रहा था वो 9 बज रहे थे। मैंने इस कार से और इस पेड़ के बीच का डिस्टेंस नापा तो पेड़ से कार का डिस्टेंस मान लीजिए कितने मीटर था, 1 मीटर का। थोड़ी देर बाद मैंने इस कार को देखा तो ये कार कहीं और आगे चली गई। अब मैंने कार को जब देखा तो मेरी घड़ी में कितने बज रहे थे, 10 बज रहे थे। अब मैंने कार का डिस्टेंस देखा पेड़ से कितना हो गया, तो मैंने नापा तो पता लगा कि अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2 मीटर। तो मैंने ये नोटिस किया कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, 9 से 10 बजे, हमारी कार की पोजीशन, कार का डिस्टेंस पेड़ से क्या हो गया, चेंज। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो कार है इसका डिस्टेंस पेड़ से चेंज होता जा रहा है और वो भी किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ। इसका मतलब है जैसे जैसे टाइम बदल रहा है कार की पोजीशन भी बदलती जा रही है और वो भी इस ट्री से, इस पेड़ से। और अब मैं ये कहूंगा कि ये कार किसमें है, मोशन में। तो आप आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है रिलेटिव टू द सराउंडिंग्स, आसपास की चीजों से, तो आप ये कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में। अब इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे कैसे, आप कहेंगे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में तब कहते हैं इफ, अगर इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद टाइम रिलेटिव टू द सराउंडिंग्स, अगर इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है और वो भी सराउंडिंग्स के रिलेटिव में। तो ये था हमारे सामने मोशन। और आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन यहां लिखी है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद टाइम रिलेटिव टू द सराउंडिंग्स। तो हमने बात कर ली मोशन की, अब हम बात करने जा रहे हैं रेस्ट के बारे में। व्हाट इज रेस्ट? अब सुनो, बड़ी सिंपल सी बात है भाई। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन चेंज करता है तो हम ये कहते हैं कि वो किस में है, मोशन में। और मान लीजिए अगर वो टाइम के साथ पोजीशन चेंज ना करे तो आप उसे क्या बोलोगे, रेस्ट पर। आप देख सकते हो ये बेचारा बैठा हुआ है, अपनी किसी महिला मित्र का इंतजार कर रहा है और बैठा हुआ है हाथों में फूल लेकर के, लेकिन वो शायद किसी और के साथ चली गई है। लेकिन इससे हमें एक चीज तो पता चल रही है और वो ये पता लग रही है कि ये भाई साहब रेस्ट पर है। क्यों रेस्ट पर है? मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, मैंने इस बंदे को देखा, ये यहां पर है, मैंने नापा इसका अपने से डिस्टेंस, मान लेते हैं मुझसे इसका डिस्टेंस 1 मीटर है। अब मैंने घड़ी में टाइम देखा, टाइम बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन मुझसे चेंज नहीं हो रही। तो मैं ये कहूंगा कि ये ऑब्जेक्ट या ये पर्सन जो है वो किस पर है, रेस्ट पर। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज करेगा
तो आप उसे बोलना मोशन, और अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं करता तो आप कहोगे कि वो चीज किस पर है, रेस्ट पर। यानी कि आप ये बोल सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम रिलेटिव टू द सराउंडिंग्स। तो आप देख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। आप अपने आसपास की कोई भी चीज देख लीजिए, आप अभी जिस मोबाइल में या लैपटॉप में इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो लैपटॉप या मोबाइल आपसे कुछ दूरी पर होगा। आप देखेंगे कि सर टाइम बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, लेकिन उस मोबाइल का या लैपटॉप का डिस्टेंस मुझसे चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब टाइम के साथ उस मोबाइल या लैपटॉप की पोजीशन नहीं चेंज हो रही, मतलब वो जो लैपटॉप है या जो मोबाइल है वो किस पर है, रेस्ट पर। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज करेगा तो आप बोलेंगे मोशन, और नहीं चेंज करेगा तो आप कहेंगे रेस्ट। तो चलिए अब हमें पता लग गया रेस्ट एंड मोशन क्या है। अब हम बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट की। आखिर ये रेफरेंस पॉइंट किसे कहा जाता है, इसको जरा ध्यान से समझना। मान लीजिए अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, सपोज कर लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ये बताइए कि आपके घर में जहां पर भी आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं पर घड़ी लगी होगी। मैं आपसे बोलूं बताना घड़ी का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे, कोई बोलेगा सर 4 मीटर दूर है घड़ी, दीवार पर मुझसे 10 मीटर की दूरी पर घड़ी लगी हुई है। लेकिन सवाल ये आता है कि वो जो 4 मीटर डिस्टेंस बता रहे हैं या 10 मीटर डिस्टेंस बता रहे हैं, वो आप कहां से बता रहे हैं। आपको कोई ना कोई फिक्स पॉइंट लेना पड़ेगा ना कि सर यहां से घड़ी का डिस्टेंस 4 मीटर है। तो किसी भी चीज की पोजीशन को बताने के लिए, उसके डिस्टेंस को बताने के लिए आपको हमेशा एक फिक्स पॉइंट लेना पड़ेगा, और इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसे हम फिक्स मान लेते हैं और वहीं से हम सारी चीजों की पोजीशन या डिस्टेंस आराम से मेजर कर पाते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला यार ये मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट है और मैंने इसका नाम रख दिया O। कई लोग इसी को ओरिजिन भी बोल देते हैं। अब मान लीजिए यहां पर आपके पास इस तरीके से कोई एक ट्री, एक पेड़ खड़ा है, सपोज कर लीजिए इस तरीके से। तो अब अगर बोलूं कि ये पेड़ कितनी दूर है और मैंने बोला ये पेड़ 10 मीटर दूर है, तो अंडरस्टूड है कि ये कहां से 10 मीटर दूर होगा, इस रेफरेंस पॉइंट से। और इस रेफरेंस पॉइंट से ही आप देखेंगे और तब आप नाप पाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को नापने के लिए, उसका डिस्टेंस नापने के लिए हम लोग अक्सर एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं और उसी को बोल देते हैं रेफरेंस पॉइंट, कि इस पेड़ का डिस्टेंस इस रेफरेंस पॉइंट से कितना है, 10 मीटर। आप अभी देखिए जरा इस चीज को, मैं और समझाता हूं आपको। यहां पर देखिए इसके अंदर ना ये कार चल रही है, और अगर आप ये बस, और अगर आप इसे देखेंगे तो ये बस भी मोशन में। लेकिन आप एक बात समझिए जरा, अगर आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी ये कार जो है वो आगे की ओर बढ़ रही है, और यहां से ये कार भी किस में चल रही है, मोशन में। एक्चुअल में जब इस पर्सन ने इसको देखा तो इसने ना अपने आप के पास वाले पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, और इस रेफरेंस पॉइंट से इस बस का डिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है तो ये बोलेगा वो किस में है, मोशन में, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट चाहिए ताकि वो बस की पोजीशन नाप सके या उसका डिस्टेंस नाप सके। इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसका डिस्टेंस नापते हैं, उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है, या फिर आप उसे ओरिजिन भी कह सकते हैं। अब देखिए एक बात बताता हूं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान से सुनना। क्या बता रहा हूं, दैट इज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, इसका मीनिंग क्या है, इससे बड़े गौर से सुनो। देखो भाई, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक कार में बैठे हैं और कार में पीछे की ओर बैठे हैं और कार का ड्राइवर कार को चला रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप बता सकते हैं कि आपकी कार का ड्राइवर रेस्ट पर है या मोशन में, तो आप बोलोगे सर कार तो चल रही है लेकिन ना ड्राइवर मेरे आगे बैठा है, इतनी देर से घड़ी में मैंने देखा टाइम बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, लेकिन ड्राइवर की ना मुझसे पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अब क्योंकि टाइम के साथ ड्राइवर की पोजीशन नहीं बदल रही, तो आप बोलोगे सर ड्राइवर किस पर है, रेस्ट पर। लेकिन मान लो उस कार के बाहर की तरफ रोड पर मैं खड़ा हूं, मुझसे कोई पूछे भाई ये ड्राइवर रेस्ट पर है कि मोशन में, तो मैं तो देखूंगा यार टाइम बदलता जा रहा है और ड्राइवर कार को चला के आगे बढ़ता जा रहा है, तो मेरे लिए टाइम के साथ ड्राइवर की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज। और अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगी तो मैं तो कहूंगा कि ड्राइवर किस पर है, मोशन में। अब आप सोचिए, आप गाड़ी के अंदर से बैठ के देख रहे हैं, आपको ड्राइवर रेस्ट पर लग रहा है, और मैं गाड़ी के बाहर खड़ा होकर के देख रहा हूं और गाड़ी आगे की ओर चल रही है, तो मुझे वो ड्राइवर किस पर लग रहा है, मोशन में। इसका मतलब वो एक ही ड्राइवर अंदर वाले इंसान के लिए रेस्ट पर और बाहर वाले इंसान के लिए मोशन पर। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स है।
जब आपने ड्राइवर की पोजीशन नापी तब आपने खुद को रेफरेंस पॉइंट माना और अपने रिलेटिव में उसकी पोजीशन चेक की। जब आपके रिलेटिव में आपके लिए पोजीशन नहीं बदली तो वो ड्राइवर आपके लिए रेस्ट पर है। लेकिन जब मैं बाहर खड़ा था तो मैंने अपने आप को रेफरेंस पॉइंट माना और अपने रिलेटिव में उसकी पोजीशन नापी और मेरे रिलेटिव में ड्राइवर की पोजीशन चेंज हो रही थी तो मुझे ड्राइवर किस पर लगेगा? मोशन में। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कोई एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर रेस्ट और मोशन में हो सकता है तो इसका जवाब है जी हाँ, हो सकता है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर अंदर बैठे हुए इंसान के लिए रेस्ट पर और बाहर खड़े इंसान के लिए किस पर है? मोशन। ऐसा क्यों? क्योंकि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं। किसी एक के रिलेटिव में ड्राइवर अगर रेस्ट पर है तो किसी दूसरे के रिलेटिव में वो मोशन में हो भी सकता है और क्या पता दूसरे के रिलेटिव में किस पर हो? रेस्ट पर भी हो सकता है। ये मान लीजिए बिल्कुल ऐसा है जैसे आप कार में बैठे और कार चलाते हुए आप आगे की ओर जा रहे हैं तो बाहर की तरफ जितने भी पेड़ खड़े हैं वो सारे पेड़ कहां जा रहे होते हैं? पीछे की ओर। अब आप कार लेके आगे जा रहे हैं, पेड़ आपको पीछे की ओर जाते हुए दिखते हैं, आपको पेड़ की पोजीशन चेंज होती हुई दिखती है तो आप बोलते हो पेड़ किस में? मोशन में। लेकिन अगर मैं बाहर खड़ा हूं, पेड़ के पास खड़ा हूं तो मैं तो बोलूंगा नहीं भाई, पेड़ तो रेस्ट पर है क्योंकि पेड़ की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब यह है कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं। किसी एक के रिलेटिव में अगर कोई चीज रेस्ट पर है तो किसी दूसरे के रिलेटिव में वही चीज किस में हो सकती है? मोशन में। बस ये डिफरेंस आता है रिलेट करने का कि आप उसको किस से रिलेट करके देख रहे हैं और रिलेट करने के लिए आप जिस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो ये था मीनिंग रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। इसको भाई बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि ये चीज आपको हर जगह पर ही दिखेगी। अब सबसे पहला सवाल आता है कि सर जी फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, किसे कहा जाता है? हर वो क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये मेरे हाथ में एक पेन है, मुझे आप बता सकते हो इस पेन का साइज क्या है? तो आप बोलोगे यस सर। कैसे बताओगे? सर इसकी लेंथ या इसकी हाइट नाप लेते हैं, साइज पता लग जाएगा। तो आप इसकी लेंथ को नाप सकते हो, इसकी हाइट को नाप सकते हो। इसका मतलब लेंथ जो है वो क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि आप उसे मेजर कर सकते हैं। मान लो मैं बोलूं ये पेन कितना भारी है, कितना हल्का है, तो उसके लिए आप क्या मेजर करोगे? इसका वेट। तो वेट को आप मेजर कर पा रहे हो, इसका मतलब वेट कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं इस पेन को यहां से छोड़ूंगा तो ये कहां गिरेगा? नीचे। लेकिन नीचे गिरने में इसे कुछ वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? अगर वो नापना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या मेजर करना पड़ेगा? टाइम। तो टाइम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं इस बोर्ड को छूंगा तो ये काफी देर से चल रहा है, इसका मतलब ये गर्म हो गया होगा। अब ये कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसके लिए मुझे क्या नापना पड़ेगा? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। एक बॉटल में कितना पानी आ सकता है, उसके लिए मैं क्या मेजर करूं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। हर वो क्वांटिटी जिसे आप नाप सकते हैं उसे बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। और यहां पर आपके सामने लिखा है ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, उन्हीं को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। और यहां पर एग्जांपल लिखे हैं, मास आप नाप सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, इसे भी मेजर किया जा सकता है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी। टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, वर्क एटसेट्रा। आप अपनी फिजिक्स की किताब में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ोगे, 9th में भी, 10th में भी, और 11th और 12th में अगर आपने साइंस ली तब आपको और भी फिजिकल क्वांटिटीज नजर आएंगे। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी तो एकदम आसान भाषा में आप बोल सकते हैं सर ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए भाई, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इन्हें दो हिस्सों में बांटा गया। पहला स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज। अब आप जरा समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे टॉपिक में बढ़ते जाओगे आपके सामने ना बार बार क्वांटिटीज के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये स्केलर है या ये क्वांटिटी वेक्टर है, और उसके लिए आपको स्केलर और वेक्टर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे कहा जाता है? सुन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है मगर डायरेक्शन नहीं होती उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड होता है, इसका क्या मतलब है मैं अभी बताता हूं आपको। आप पहले यहां पर देखिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, यहां लिख देता हूं यस होता है, मगर क्या नहीं होती इनके पास? डायरेक्शन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इनके पास क्या नहीं होती? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड होता है मगर डायरेक्शन नहीं होती, इन्हें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास दोनों ही होते हैं, मतलब इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में, एक मिनट, इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में इनके पास क्या होती है? डायरेक्शन भी। इन्हें कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी।
अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और इनके पास डायरेक्शन नहीं है। अब सुनिए, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मात्रा, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट। इसका मतलब होता है कि कोई चीज कितनी कम है या फिर कितनी ज्यादा, इसी को बोल सकते हैं आप मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो मेरे पास एक रॉड है और उस रॉड की लंबाई 1 मीटर है, तो आप उसे फिजिक्स की भाषा में कहोगे इस रॉड की लंबाई का मैग्नीट्यूड 1 मीटर है। अगर मैं उस रॉड को बीच में से तोड़ दूं तो अब मैं बोलूं अब बताओ लंबाई का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप बोलोगे सर अब तो आधा मीटर हो गया, 0.5 मीटर, क्योंकि आपने रॉड को तोड़ दिया। इसका मतलब अगर इस रॉड की लंबाई 1 मीटर है तो आप बोलोगे इसकी लेंथ का मैग्नीट्यूड 1 मीटर है। लेकिन अब मैं बोलूं चलो अब इसकी लेंथ की डायरेक्शन भी बताओ, तो आप बोलोगे सर लेंथ के पास डायरेक्शन नहीं होती, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। इट मींस कि एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो आपके पास एक बाल्टी है और वो 20 लीटर की है और उस 20 लीटर की बाल्टी में मैंने पूरे का पूरा फुल पानी भर दिया उसके अंदर। अब आप इसे फिजिक्स की भाषा में कहोगे कि इस बाल्टी में जो पानी है उसके वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड 20 लीटर है भाई। अगर मैं बाल्टी को आधा खाली कर दूं तो वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड 10 लीटर हो जाएगा, और अगर मैं बाल्टी को पूरा ही खाली कर दूं तो वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 लीटर। लेकिन कोई मुझसे पूछे कि इसके वॉल्यूम की डायरेक्शन भी बताओ, तो भाई मैं वॉल्यूम की डायरेक्शन नहीं बता सकता क्योंकि वॉल्यूम के पास डायरेक्शन नहीं होती। इसका मतलब है वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। मान लो मैंने आप लोगों को एक काम दिया, मैंने बोला भाई ये ना 10 पेज हैं, इसको लिखना है आपको इस किताब से कॉपी करके। अब आप मेहनत करके वो 10 पेज लिखते गए, आपको 2 घंटे लग गए उस पेजेस को लिखने में। अब मैंने आपसे पूछा कि काम कंप्लीट हो गया, आपने बोला हाँ सर हो गया। मैंने कहा कितना टाइम लगा, आपने बोला 2 घंटे लगे। तो ये जो 2 घंटे ना वो टाइम का मैग्नीट्यूड था। अब मैं आपसे बोलूं कि अच्छा अब इन 2 घंटों की डायरेक्शन भी बताओ, तो आप बोलोगे सर जी कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो, टाइम की कोई डायरेक्शन थोड़े ना होती है, इसके पास खाली क्या होता है, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। अब इसकी जगह पर दूसरी चीज आ जाती है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटीज। ये क्या होती है भाई, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनके पास डायरेक्शन भी है, उन्हें बोलते हैं वेक्टर। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर, क्योंकि उसके पास दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। कैसे है मैग्नीट्यूड, कैसे है डायरेक्शन, में आपको वो बात समझाता हूं, सुनना ध्यान से। मान लो आप लोग एक प्लेग्राउंड में खेल रहे हो और खेलते वक्त में एकदम से आपके सामने एक फुटबॉल आकर के गिरे। आपने उस फुटबॉल को अपने हाथ में उठाया और अब आपको उस फुटबॉल को अपने दोस्त के पास फेंकना है। तो आप पहले एक बात नोटिस करोगे कि आपका दोस्त पास में है, दूर है या बहुत दूर है। अगर आपका दोस्त पास है तो आप धीरे से बॉल को फेंक दोगे, अगर आपका दोस्त दूर है तो आप बॉल को तेज फेंकोगे, और अगर आपका दोस्त बहुत दूर है तब आप बॉल को बहुत तेज फेंकोगे। पता है ये धीरे और तेज फेंक करके आप फोर्स का क्या डिसाइड कर रहे हो, मैग्नीट्यूड। अगर पास में है दोस्त तो आप कम ताकत से फोर्स लगा के बॉल को फेंकोगे, अगर दूर है तो ताकत ज्यादा लगाओगे, और बहुत दूर है तो ताकत बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसका मतलब है जब आपको धीरे फोर्स लगाना है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम, जब आपको तेज फोर्स लगाना है, ज्यादा फोर्स लगाना है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा। मतलब बॉल को फेंकते वक्त आपने डिसाइड किया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। दूसरा, जब आप बॉल फेंकोगे तो ये भी तो देखोगे ना भाई मेरा दोस्त कहां की तरफ खड़ा है। अगर वो सामने खड़ा है तो बॉल को सामने फेंको, अगर वो इधर खड़ा है तो बॉल को इस तरफ फेंकना पड़ेगा, और अगर वो इधर खड़ा है तो बॉल को इस तरफ फेंकना पड़ेगा। यानी कि बॉल को फेंकते वक्त आपको डायरेक्शन भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सी तरफ बॉल को फेंकूं। इसका मतलब बॉल फेंकते वक्त आप लोग 2 चीजें डिसाइड करते हो कि कितनी ताकत लगाऊं और किस डायरेक्शन में, मतलब कितना फोर्स लगाऊं और कौन सी डायरेक्शन में। इसलिए फोर्स के पास दोनों चीजें हैं, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास डायरेक्शन भी है। इस वजह से आप कहोगे कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो अब आपको पता लग गया स्केलर क्वांटिटीज वो हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, और वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ में क्या है, डायरेक्शन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, आप देखिएगा। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है,
और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे आप चल के पढ़ोगे, स्पीड के बारे में पढ़ोगे, वेलोसिटी के बारे में पढ़ोगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखूं तो एग्जांपल के तौर पर लिख देता हूं बस एक एग्जांपल कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ एग्जांपल लिख देता हूं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे हम आगे दोनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप याद रखिए स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसलिए स्केलर, और वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, इसलिए आप बोलेंगे कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई होप कि आप लोगों को पता लग गया होगा फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, स्केलर क्या हैं, वेक्टर्स क्या हैं। तो ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, एंड ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा एक टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टेंस, और ये भाई यहां से ना हम डिस्टेंस को पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे और फिर करेंगे इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर जी डिस्टेंस क्या होता है, किसे कहा जाता है डिस्टेंस। तो मैं आप लोगों को यहां पर समझाता हूं। ये देखिए इस आदमी को, ये आदमी इस रास्ते से चलते चलते आगे की ओर बढ़ रहा है। तो कोई भी इंसान, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस रास्ते से चल के जाता है उस रास्ते की जो एक्चुअल लेंथ होती है, उसकी जो लंबाई होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। आप ये देख सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, सुनिए। सपोज कर लीजिए मैंने यहां पर आपके सामने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम है ए, और इससे कुछ दूरी पर यहां पर एक दूसरा पॉइंट ले लिया। मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम मैंने क्या रख दिया, बी। ए से बी एक 2 पॉइंट ले लिया मैंने। अब यहां पर मान लीजिए आपको अगर ए से बी तक जाना है तो आप ए से बी तक एक सीधे रास्ते से चले जाओ, ये रहा एक रास्ता, आप ऐसे जा सकते हो। ए से बी तक जाने का एक रास्ता और भी है, आप ऐसे भी जा सकते हो ए से बी तक। अच्छा, ए से बी तक जाने का एक रास्ता ये भी तो पॉसिबल है, ऐसे चले जाओ, ये भी ए से बी तक जाने का रास्ता है। एक रास्ता ये भी हो सकता है ए से बी तक जाने का, ये लो जी, आप ऐसे भी जा सकते हो। तो ए से बी तक जाने के न जाने कितने रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते, आप किसी भी रास्ते से चले जाओ। और ये जो रास्ता है ना, इसी रास्ते को आप इंग्लिश में बोलते हो पाथ। पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। और इसी पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है उसी को कहा जाता है डिस्टेंस, या आप उसी को एक और नाम से बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पाथ लेंथ। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर आपको कहा जाए तो आप बोलोगे किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हम जिस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं उस रास्ते की जो एक्चुअल लंबाई होती है हम उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन अगर देखेंगे तो ये लिखा, द लेंथ ऑफ द पाथ, पाथ की लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, जो एक बॉडी ट्रेवल करती है व्हाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर? क्योंकि इसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके स्कूल से आपके घर का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोल सकते हो सर मेरे स्कूल से घर का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। तो 4 किलोमीटर, इसमें खाली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए लिखा है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब आप जिस रास्ते से चल रहे हैं उस रास्ते की जो लंबाई है आप उसी को बोलेंगे डिस्टेंस। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। सपोज कर लीजिए आपके पास इस तरीके का एक ट्राइंगल है, ये रहा एक ट्राइंगल, और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस पॉइंट का नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी। और मान लीजिए इसकी तीनों साइडों की लेंथ जो है वो कितनी है, दैट इज ए, तीनों साइडों की लेंथ ए है। अब मान लो मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट था, वो किसी पॉइंट ए पर था, वो ए से चलते चलते कहां पहुंच गया, बी पर, फिर बी से चलते चलते कहां पहुंचा, वापस सी पर। अब मुझे ये बोला गया कि बताना जरा कि अगर ये ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मुझे तो पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ। तो मैं यहां पर डिस्टेंस को डी से दिखा देता हूं। पहले ए से बी गया तो इसका डिस्टेंस ए बी हो गया, फिर उसके बाद वो बी से सी तक आया, अब इसका डिस्टेंस बी सी हो गया। तो ए से बी तक की लंबाई कितनी है, ए, तो यहां पर ए लिख दिया, और बी से सी तक की लंबाई भी कितनी है, ए, तो यहां भी ए लिख दिया, और ए प्लस ए कितना हो गया, 2a। तो आप बोलोगे सर इसका डिस्टेंस कितना है, 2a है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इससे भी बड़ा गौर से सुनिएगा भाई, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, किसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। सुनो, किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक
जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता है, जो सबसे छोटा पाथ है, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, आप उसी को क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको समझाता हूं क्या। जैसे आप इन अंकल को देखो, ये अंकल ना रोड पर ऐसे चलते हुए जा रहे थे, रोड टेढ़ा मेढ़ा था, देख रहे हो, यहां गए, फिर यूं मुड़े, फिर यूं गए, ये रास्ता था। तो आप अगर इसके रास्ते की एक्चुअल लंबाई नाप लोगे तो वो तो बन जाएगा डिस्टेंस, लेकिन इनके रास्ते के बीच का जो सबसे छोटा पाथ है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा पाथ, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, बस यही सबसे छोटा पाथ जो है, इसी की लेंथ को आप क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वैसे उसे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, बट सिंपली आप इसे क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, सुनना ध्यान से। सपोज कर लीजिए यहां पर इस जगह पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया? पी रख दिया। पी इस पॉइंट का नाम है, और ना पी से एक ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हुआ, चलता गया चलता गया चलता गया, पूरी दुनिया जहान के चक्कर लगाया और वापस पहुंच गया एक पॉइंट क्यू पर। इट मीन्स दैट कि आप बोलोगे सर इनिशियली तो वो पी पे था, अब वो कहां पर है? क्यू पर। तो P से Q तक के रास्ते को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से आप मिला दीजिए, बस ये सबसे छोटा जो रास्ता है, आप इसी को क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट। तो आप कह सकते हैं द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा मान लो अगर ऐसा ना होता, सपोज कर लो यहां पर मेरे पास कोई एक पॉइंट था इस जगह पर, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया ए, ये पॉइंट है, इसका नाम मैंने क्या रख दिया? दैट इज ए। एक पॉइंट है। अब ए से एक ऑब्जेक्ट चलते चलते मोशन में रहा और मोशन करना स्टार्ट किया और घूमता फिरता रहा, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और चलने के बाद बहुत ही ज्यादा नजदीक आकर के यहां रुक गया। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया? बी रख दिया। तो अगर मैंने ए से चलना शुरू किया और कहां के पहुंच गया? बी पर, तो अब आप बोलोगे सर अब इसका डिस्प्लेसमेंट बड़ा कम है, क्योंकि ए इनिशियल पॉइंट और बी फाइनल पॉइंट दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक है, इनका सबसे छोटा रास्ता बहुत छोटा है, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कम और इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है? ज्यादा। लेकिन अगर मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से चलता, सपोज कर लो इस पॉइंट का नाम रख दिया एक्स, और वो यहां से चलता घूमता फिरता वापस यहीं पर आ जाता अपनी ही जगह पर, तो अब आप बोलोगे सर ये तो जहां पर पहले था अभी भी वहीं पर है, तो जहां से शुरुआत किया खत्म भी वहीं पे कर दिया। तो आपने बोला सर ये इनिशियल और फाइनल के बीच का सबसे छोटा जो रास्ता है वही डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट पी से लेके क्यू तक, तो आप बोलोगे सर इसका डिस्प्लेसमेंट पी क्यू है। इसका डिस्प्लेसमेंट ए से लेके बी तक, तो आप बोलोगे इसका डिस्प्लेसमेंट ए भी है। भैया इनके बीच का गैप ही तो आपका डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन आपकी शुरुआत भी एक्स पे ही हुई, एंडिंग भी एक्स पे हुई, तो इनिशियल पॉइंट भी वही, फाइनल पॉइंट भी वही, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना गैप है? कुछ भी गैप नहीं है। तो ऐसे में आप बोलोगे सर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है? जीरो। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से घूम के वापस अपनी जगह पर आ जाए, तब ऐसे में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होता है, सबसे छोटा रास्ता होता है, उसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। आप ये देख सकते हैं इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर है, कैसे अभी बताता हूं, और इसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है? मीटर होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये वेक्टर क्वांटिटी। भाई मान लो मैंने आपसे बोला एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ना 2 मीटर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शायद वो ऑब्जेक्ट पहले किसी एक पॉइंट पर था, इस जगह पर, यहां पर था पी पॉइंट पर, अब वो अपनी जगह से कहीं से चलते फिरते घूमते फिरते किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंच गया, कहां पर? क्यू पॉइंट पर, और वो भी कितने मीटर चला? 2 मीटर। अब मैंने तो ये बना दिया आप लोगों के सामने डायग्राम, लेकिन आप खुद सोचो अगर मैंने ये बोला कि इसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, मतलब वो अपनी जगह से 2 मीटर शिफ्ट हो गया है, 2 मीटर कहीं और पहुंच गया, लेकिन वो 2 मीटर कहां पर? आगे की ओर गया 2 मीटर, या 2 मीटर पीछे की ओर है, 2 मीटर ऊपर है, या 2 मीटर नीचे है? भाई जब तक डायरेक्शन नहीं बताऊंगा आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये अपनी जगह से 2 मीटर कहां की तरफ गया, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहां। इसलिए इसे बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां से 5 मीटर दूर चला गया, वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आप लोग ये समझ जाओगे कि मैं 5 मीटर अगर नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया तो 5 मीटर मेरा मैग्नीट्यूड है, और नॉर्थ वाली जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ जो है वो मुझे क्या बताएगी? मेरी डायरेक्शन। तो इस तरीके से मुझे ये पता लग जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। चलिए अब एक चीज सुनना ध्यान से, एक बड़ी बेसिक और इंपॉर्टेंट बात, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस।
कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना डिस्टेंस से कम या उसके बराबर हो सकता है। सुनिए ध्यान से, मान लो ये मेरे पास एक स्ट्रेट रास्ता है, सपोज कर लीजिए ये रहा मेरा एक रास्ता, और यहां पर एक पॉइंट है ए, और यहां पर दूसरा पॉइंट कौन सा है, दैट इज बी। अब मैं ए से बी तक जा रहा हूं, और ए से बी तक जाने के पास मेरे दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। पहला तरीका यह कि मैं ए से चला और ए से चल करके यहां पहुंच गया, किस पर, बी पर। या एक तरीका कि मैं ए से चला और इसी रास्ते से ए से चला और कहां पहुंच गया, बी पर। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसे भी जा सकता हूं, ए से बी तक, और ऐसे भी। अगर मैं इस वाले रास्ते से चल के जाऊं तो आपसे पूछूं आपका डिस्टेंस कितना होगा, तो बोलोगे सर ये रास्ता तो बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है, और ये रास्ता सबसे छोटा है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखो डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, छोटा। लेकिन मान लो कोई इसी रास्ते से चला जाता तो आप बोलते सर इसी रास्ते से जाओगे तो डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। तभी तो मैंने कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा डिस्टेंस से कम या फिर उसके बराबर हो सकता है। और बराबर कब होगा, जब आप एकदम सीधे रास्ते पर जाएंगे। अगर आप स्ट्रेट रास्ते पर जा रहे हैं तब आपका जितना डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप एकदम सीधे सबसे छोटे रास्ते से जा रहे हैं। लेकिन याद रखना डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए। अगर आप गए और घूम करके वापस आ गए तो डायरेक्शन बदल गई, अब डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट छोटा रहेगा। तो ये चीज याद रखना, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। तो अब आपको पता लग गया व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, और ये है आपका क्वेश्चन टाइम। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है क्वेश्चन टाइम। देखिए जरा क्या सवाल है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है या मूव किया है वो। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। फिर पूछा है इफ यस, अगर हां, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो भैया अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल भी दीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल। मान लो ये मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है, ये रहा एक सर्कुलर पाथ, ये एक सर्कल है, और सपोज कर लीजिए इस सर्कल के ऊपर ना कोई एक इंसान, कोई एक पर्सन यहां पर मौजूद है। मैंने इस वाले पॉइंट का नाम क्या रख दिया, ए रख दिया इस पॉइंट पर। अब ये पॉइंट ए से चलना शुरू हुआ, और मान लीजिए चलते हुए इधर आया, फिर चलते चलते इधर आया, फिर चलते चलते इधर आया, और फिर वापस कहां पहुंच गया, पॉइंट ए पर। इसका मतलब जब ये ए से चल के वापस ए पर आया, इसका मतलब इसने कुछ डिस्टेंस तय किया। तो इन्होंने लिखा तो है एक ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया। कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल भाई, ये ऑब्जेक्ट अगर चल के आया और आके अपनी ही जगह पर वापस रुक गया तो जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वही उसकी फाइनल पोजीशन है। तो आप ऐसे में बोल सकते हो सर इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट इज जीरो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन किसके बराबर है, फाइनल की जगह, यानी कि दोनों जगह की पोजीशन कैसी है, बिल्कुल सेम। कह रहे कि क्या ऐसा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जीरो, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब उसके बाद अपना आंसर देने के लिए एग्जाम्पल था, तो एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। अच्छा, लेकिन अगर मान लो ये यहां से चलता और घूम के यहां पहुंच जाता, ये इनिशियल पोजीशन और ये इसकी फाइनल पोजीशन, तो इसका कुछ डिस्टेंस भी होता और इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी रहता। इस केस डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। चलिए अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो भाई ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है। मैं नेक्स्ट क्लास में ना आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अभी ये बुक के क्वेश्चन है। अब हम पहले इसको निपटाते हैं, देखते हैं। पिछला वाला भी बुक का ही क्वेश्चन था। क्या लिखा है सवाल में, देखिए, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। कह रहे भाई एक किसान है और ना यहाँ पर ना इस तरीके से उसके पास एक खेत है, एक फील्ड है, और वो फील्ड कैसी है, स्क्वायर शेप में। तो ये रही मान लीजिए उसकी एक फील्ड, और इसकी हर साइड जो है लिखा है ना कि ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। इसकी हर साइड जो है वो 10 मीटर लंबी है। इसका मतलब इसकी सारी साइडें 10 मीटर है, क्योंकि भाई स्क्वायर फील्ड है तो स्क्वायर की हर साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। ये रहा 10 मीटर। और कह रहे कि वो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, 40 सेकेंड का। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 40 सेकेंड्स, सॉरी 2 मिनट 20 सेकेंड्स। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद आपको इस फार्मर का क्या बताना है भाई, डिस्प्लेसमेंट बताना है फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट बताते हैं इनिशियल पोजीशन से। अब सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो आप देखिए आपको टाइम क्या दे रखा है। तो हमें जो टाइम दिया गया है वो है 2 मिनट 20 सेकेंड। तो ये रहा 2 मिनट्स
और यहां पर लिखा है दैट इज 20 सेकेंड्स। अच्छा मैं इस पूरे टाइम को इस सेकंड्स में बदल रहा हूँ, 2 मिनट 20 सेकंड्स, तो 2 मिनट को अगर मुझे सेकंड्स में बदलना है तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 2 × 60 सेकंड्स, और प्लस में जो 20 सेकंड्स था वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आप अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 सेकंड्स, और प्लस में आ जाएगा 20 सेकंड्स। अच्छा मैं इस 120 सेकंड्स को 40 सेकंड्स प्लस 40 सेकंड्स प्लस 40 सेकंड्स और लास्ट का जो 20 सेकंड्स है उससे ऐसे रहने देता हूँ। मैं लिख सकता हूँ इसको भाई ये 120 सेकंड्स था, 40 + 40 + 40 वापस कितना हो जाएगा 120। मगर मैंने ऐसा किया क्यों, मैं भी बताता हूं आपको क्यों किया। सुनो, देखिए आप ध्यान से, मान लो जो फार्मर है वो किसी पॉइंट ए से चला, उसके बाद बी, उसके बाद सी, फिर उसके बाद डी। सवाल में लिखा है 40 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब पहले 40 सेकंड्स में वो ए से चल करके बी पे गया, बी से सी पर, सी से डी पर और डी से वापस ए पर, मतलब 40 सेकंड्स में एक चक्कर कंप्लीट। अगले 40 सेकंड में फिर से एक और चक्कर कंप्लीट, अगले 40 सेकंड में फिर से एक चक्कर कंप्लीट, यानी कि 40 40 40 3 राउंड लगा दिए, वापस अपनी जगह पर पहुंच गया। और अभी और कितने सेकंड बाकी है 20 सेकंड। तो अब अगर 40 सेकंड में पूरा चक्कर कंप्लीट करा है तो 20 सेकंड में आधा चक्कर, इसका मतलब 20 सेकंड बाद वो ए से कहां पहुंच गया सी पर। इसका मतलब ये ए सी जो है वही क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट। अब आपको ये AC निकालना है और सबको पता होगा भैया पाइथागोरस थ्योरम, वो हमारी मदद करेगा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो चलिए अब हम निकाल के दिखाते हैं डिस्प्लेसमेंट, आपको देखिएगा। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं यहां लिख देता हूं दैट इज डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट कौन है दैट इज AC। तो अगर मैं AC निकालता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से तो सबको पता है रूट लगा के बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि ये एंगल कितना है 90। तो बेस है AB की वैल्यू कितनी है 10, तो आप यहाँ लिखेंगे 10 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है BC, उसकी वैल्यू भी कितनी है 10, तो आप यहाँ पर भी लिखेंगे 10 का स्क्वायर। तो आपको पता है 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और ये 10 का स्क्वायर भी कितना हो गया 100। 100 + 100 इज दैट इज 200, और इस 200 को आप चाहो तो लिख दो 2 एज इट इज, और इनटू में 100 अलग से, और रूट से 100 बाहर लाएंगे तो क्या बन जाएगा 10, और साथ में क्या बचेगा √2, और ये मीटर में था इसलिए आप लिख देंगे मीटर। तो ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 10√2 मीटर्स। तो ये आसान सा सवाल था। अब आते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तीसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी बात डिस्प्लेसमेंट के लिए सही है। पहला, इट कैन नॉट बी जीरो। कह रहे भैया डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत बात है भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, अभी बताया था अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करें और घूम के वापस वहीं आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जीरो। ये कह रहे डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है, तो आप बोलोगे नहीं डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। दूसरा स्टेटमेंट, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ना 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 भाई, बिल्कुल गलत। मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ये तो लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ना भाई, कतई ना, बिल्कुल नहीं, दोनों स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग। कह रहे ना तो ये कह रहे डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता जबकि जीरो हो सकता है, और ये कह रहे कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है, वो कभी भी नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा या फिर उसके बराबर हो सकता है। अब आते हैं अगले सवाल पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल। ये हमारी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। कह रहे कि एक धावक है, एक दौड़ने वाला इंसान है जिसको बोल रहे हैं एथलीट, वो एक सर्कुलर पाथ पर दौड़ रहा है और ना 200 मीटर उस पाथ का डायमीटर है और एक चक्कर लगाने में उसे 40 सेकेंड का वक्त लगता है। चलो एक काम करते हैं, वो सर्कुलर पाथ में यहां पर बना देता हूं। मान लीजिए ये रहा वो सर्कुलर पाथ, इस तरीके से मैंने बना दिया, और वो इस सर्कुलर पाथ पर दौड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करेगा ही करेगा। चलो मान लेते हैं कि यहां पर उसका सेंटर है O और ये है उसका रेडियस, उसके रेडियस को मैंने R से दिखा दिया। इस वाले पॉइंट का कुछ नाम रख देते हैं, दिस पॉइंट इज A, और मान लेते हैं A पॉइंट से वो दौड़ रहा है, और यहां पर एक पॉइंट और ले लेते हैं, मान लीजिए इस वाले पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया दैट इज B, और वो A से दौड़ के B पर और फिर ऐसे चक्कर लगा के गोल गोल इसके ऊपर घूम रहा है। एक चक्कर लगाने में उसे 40 सेकंड लगते हैं, मतलब आपको इसका रेडियस, नॉट रेडियस, आपको दे रखा है इसका डायमीटर, तो हमें इसका डायमीटर दे रखा है, और जो डायमीटर है वो कितना है दैट इज 200 मीटर। अगर डायमीटर इतना है तो सब लोग समझदार है भैया, रेडियस कितना होता है डायमीटर का आधा, तो डायमीटर है 200 डिवाइडेड बाय 2, तो आप बोलोगे सर इसका जो रेडियस है वो 100 मीटर आ गया।
तो इसका जो रेडियस है, दिस रेडियस इज इक्वल टू में 100 मीटर, तो ये रहा इसका रेडियस। और वो भी कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकंड। तो मैंने टाइम की वैल्यू कितनी रख दी, दैट इज 40 सेकंड्स। इसका मतलब 40 सेकंड के अंदर अंदर वो एक चक्कर को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं, इसको अलग से लिखेंगे। अब उसके बाद बोला है व्हाट विल बी द डिस्टेंस, दो चीजें बतानी है, डिस्टेंस कवर्ड, एक तो डिस्टेंस बताना है एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 40 सेकंड, यानी कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद आपको ये बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलिए एक बार देखते हैं जरा कैसे निकलेगा। अब सुनो भाई, टाइम क्या दे रखा है आप उस चीज को नोटिस करना। अगर मैं टाइम की बात करूं तो फिर से टाइम लिखा है 2 मिनट और साथ में यहां पर लिखा है 20 सेकंड। और मैंने अभी भी बताया था 2 मिनट को हमने कन्वर्ट किया था तो वो आया था 120 सेकंड्स और प्लस में 20 सेकंड्स। तो क्या मैं इसे चाहूं तो फिर से ऐसे लिख दूं कि ये जो 120 सेकंड्स लिखा है इसको फिर से मैं लिख देता हूं 40 सेकंड्स, फिर 40 सेकंड्स, फिर 40 सेकंड्स और लास्ट में 20 सेकंड्स। तो ये 40 40 40 वापस कितना हो गया 120 और 40 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भाई कि 40 सेकंड में एक चक्कर, मतलब मान लो अगर वो ए से चल के घूम के वापस ए पे आ गया तो एक चक्कर कंप्लीट हो गया 40 सेकंड में। फिर एक और चक्कर कंप्लीट हुआ अगले 40 सेकंड में, फिर एक और चक्कर कंप्लीट हुआ अगले 40 सेकंड्स में। इसका मतलब 3 चक्कर लगा के वापस वो अपनी जगह पर पहुंच गया और फिर 20 सेकंड में आधा चक्कर और लगाएगा। इसका मतलब 20 सेकंड बाद वो ए से चल के कहां पर पहुंच जाएगा, बी पर। इट मीन्स कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बताना जरा कि डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस अगर निकालना है ना तो एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लग रहे हैं और 40 सेकंड में उसने कितने चक्कर लगाए, 3 चक्कर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट एक चक्कर लगाने में जो कवर होता है दैट इज 2 पाई आर, यही तो होता है भाई सरकमफेरेंस। और ऐसे कितने चक्कर लगा लिए उसने, 3, तो 3 चक्कर के लिए 3 और प्लस में फिर आधा चक्कर और लगाया तो जो आधे चक्कर के लिए 2 पाई आर और उसका भी आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो आधा चक्कर और लगाया उसने। अब ये और ये कैंसिल, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 पाई आर और प्लस में यहां पर क्या बचेगा पाई आर, तो 6 पाई आर और 1 पाई आर कितना हो गया 7 पाई आर। 7 की जगह 7, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 और इंटू में रेडियस हमें पता है कितना है 100, तो आप यहां पर लिख दीजिए 100, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा दिस बिकम्स 2200। तो आप बोल सकते हैं 2200 क्या है हमारा डिस्टेंस। लेकिन अभी तो डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो भी बड़ा आसान है। आप देखिए जरा, आप ए से बी तक पहुंचे, मतलब ये इनिशियल था और ये कौन सा था फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है वही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो आप यहां पर लिख दीजिए दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट तो ये डायमीटर ही है और डायमीटर जो है वो हमें कितना दे रखा है 200 मीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हमने डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया और साथ में कवर अप कर लिया डिस्प्लेसमेंट भी। तो भाई आज की क्लास हुई यहीं पर समाप्त। धन्यवाद आप लोगों का इस लेक्चर को देखने के लिए। और ये पूरे का पूरा जो लेक्चर है ना ये आप लोगों के लिए बनाया गया और स्पेशली एग्जाम को फोकस करके सारे के सारे टॉपिक्स जो भी एनसीईआरटी में मैं सारे के सारे कवर करूंगा। एग्जाम में जो भी सवाल इंपॉर्टेंट आने वाले हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे, वो भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आप लोगों को कराऊंगा। लेकिन जिन बच्चों को ये नोट्स चाहिए वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप सभी लोग ना हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस और करेंगे अगली क्लास में और आगे का टॉपिक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए इन फिजिक्स।